हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हिंदी। आज हम सर्वनाम तथा उसके भेदों को पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने संज्ञा तथा उसके भेदों की चर्चा की थी। आपको वह वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं सर्वनाम तथा इसके भेदों को। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे रीता कक्षा 6 में पढ़ती है, वह प्रतिदिन स्कूल जाती है। यहाँ वह रीता के लिए प्रयोग किया गया है, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है, अतः यह सर्वनाम है। कहने का मतलब यह है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें ही सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ एक उदाहरण है, रीता कक्षा 6 में पढ़ती है, वह प्रतिदिन स्कूल में जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर रीता क्या है? रीता संज्ञा है और रीता के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? वह। और यहाँ पर वह क्या है? सर्वनाम है। हम चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते थे कि रीता कक्षा 6 में पढ़ती है, रीता प्रतिदिन स्कूल जाती है। इसमें रीता की बार बार आवृत्ति होगी जो कि देखने में अच्छा नहीं लगेगा, है कि नहीं? तो ऐसे में क्या किया जाता है कि संज्ञा के स्थान पर कोई सर्वनाम शब्द लिख दिया जाता है जो कि उसके बारे में क्या करे, बताए। तो यहाँ पर रीता संज्ञा है और उसके बारे में, उसके बदले में जो अगले वाक्य में जो शब्द आया है वो है वह। तो रीता कक्षा 6 में पढ़ती है, वह प्रतिदिन स्कूल आती है। तो यहाँ पर रीता के बदले वह सर्वनाम आया है। तो इसी तरह संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें ही सर्वनाम कहते हैं और यहाँ पर वह है सर्वनाम। वैसे सर्वनाम के कई शब्द हैं, तो हम कुछ शब्द को देखते हैं यहाँ। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये सभी मौलिक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब संज्ञा के स्थान पर इन सभी सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वाक्य के आधार पर। वाक्य किस तरह से, उसी आधार पर संज्ञा के स्थान पर इन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। और जब इन पर कारक चिन्हों का प्रभाव पड़ता है तब ये यौगिक रूप बन जाते हैं। तो आपने कभी कभी देखा होगा मैंने, मुझे, मुझको, ये भी सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर बस ये है कि यहाँ पर कारक चिन्हों का क्या है? योग है, इसीलिए ये मैं बना मैंने, है कि नहीं? तू बना तुझे। तो इस तरह से हम बना हमको, है कि नहीं? तो आप आपको। तो इस तरह से ये यौगिक सर्वनाम इसे कहे जाते हैं और इनका भी संज्ञा के बदले में प्रयोग होता है। तो ये सभी सर्वनाम हैं। तो चलिए अब हम सर्वनाम के भेदों की तरफ चलते हैं। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम को देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बोला जा रहा हो उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देख लीजिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण, मैं कल विद्यालय जाऊंगा, तो यहाँ पर मैं सर्वनाम है। तुम बहुत समझदार हो, तो यहाँ पर तुम सर्वनाम है। उसने मुझे कल बुलाया है, तो उसने और मुझे यहाँ दोनों सर्वनाम है, क्योंकि उसने भी कोई व्यक्ति ही है जिसका कोई नाम है कि नहीं? उस नाम के बदले यहाँ पर उसने लिखा है। और मुझे, मेरा भी कोई नाम है लेकिन मेरा नाम ना लिखकर यहाँ पर मुझे सर्वनाम लिखा गया है कि नहीं? इसी तरह से वाक्य बनता है। तो उसने मुझे कल बुलाया है, तो उसने और मुझे यहाँ सर्वनाम है। और उसे भी खाना दो, यहाँ किसी तीसरे व्यक्ति की बात की जा रही है, तो यहाँ पर उसका नाम नहीं लिया जा रहा है, तो उसके नाम के बदले, संज्ञा के बदले सर्वनाम का प्रयोग किया गया, उसे भी खाना दो। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में बोलने वाले व्यक्ति के लिए, सुनने वाले व्यक्ति के लिए और जिस व्यक्ति के ऊपर बात की जा रही है उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो बोलने वाले जो है वो उत्तम पुरुष में आएंगे, सुनने वाले जो है वो मध्यम पुरुष में आएंगे और जिसके बारे में बोला जा रहा है वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आएंगे। तो चलिए अब इन्हें भी हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो उत्तम पुरुष, जिस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने वाले के लिए हो,
इसके अंतर्गत मैं और हम आते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि जो बोलने वाला है, ठीक है, उनके लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। तो उदाहरण देख लीजिए, मैं कहता हूँ कि नदियाँ सूखती जा रही है। तो यहाँ पर मैं, क्योंकि मैं कह रहा हूँ, बोलने वाला है मैं, तो मैं क्या है, उत्तम पुरुष है। दूसरा है मध्यम पुरुष, जिस सर्वनाम का प्रयोग उसके लिए हो जिससे कोई बात कही जाती है। इसके अंतर्गत तू, तुम और आप आते हैं। तो जो दूसरा वाक्य, जो दूसरा था कि जिससे बात की जा रही है, तो हम उसे क्या कहते हैं, तू, तुम या आप, यही कहते हैं ना। तो ये सर्वनाम मध्यम पुरुष के अंतर्गत है। तो एक उदाहरण देख लीजिए, मैंने आपसे कहा था कि वह बीमार नहीं है। तो यहाँ पर मैंने भी एक सर्वनाम है, लेकिन ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत नहीं आता। मैंने किस पर आता है, उत्तम पुरुष। तो यहाँ पर कलर के साथ आपसे दिया गया है, तो ये आपसे क्या है, जिससे बात की जा रही है, यानी कि सुनने वाला। तो यह मध्यम पुरुष के सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तीसरा है अन्य पुरुष, तो जिस सर्वनाम का प्रयोग उसके लिए हो जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है या कोई तीसरा व्यक्ति है कि नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि वह पढ़ने में तेज है। तो यहाँ पर वह जो है वो कौन है, वह इंसान है जिसके बारे में बोला जा रहा है, इसीलिए यह अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो मैंने और आपको भी सर्वनाम ही है, लेकिन वो इस अन्य पुरुष के अंतर्गत नहीं आएगा। मैंने जो है उत्तम पुरुष, क्योंकि वो बोलने वाला है। आपको, यानी कि जिससे वो बात कर रहा है, जिसे वो कह रहा है, वो मध्यम पुरुष। और यहाँ पर वह जो है जिसके बारे में बात की जा रही है, अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले भेद की तरफ, निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। उदाहरण के रूप में, इसे संभाल कर रखो, वह सोहन की किताब है, यह बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, वह श्याम की दुकान है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संकेत किया गया है, इसे संभाल कर रखो, और पर्टिकुलर एक चीज की बात की जा रही है कि नहीं, इसे संभाल के रखो, वह सोहन की पुस्तक है। तो यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर एक चीज की बात की जा रही है, और निश्चित है कि वह सोहन की ही है कि नहीं। और यह बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, यह संकेत किया जा रहा है। वह श्याम की दुकान है, संकेत किया जा रहा है, इसलिए इसे निश्चयवाचक भी कहा जाता है और संकेतवाचक भी कहा जाता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह, वह, ये और वे अन्य पुरुष सर्वनाम भी है, जो कि हमने इससे पहले पढ़ा था। अन्य पुरुष जो कि किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जा रही होती है, अन्य पुरुष। तो परंतु दोनों के प्रयोग में अंतर होता है, ठीक है। जैसे वह गीत गा रहा है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये अन्य पुरुष होगा, क्योंकि यहाँ पर तीसरे व्यक्ति की बात की जा रही है कि वह गीत गा रहा है। ओके, लेकिन अगला सेंटेंस देखो, वह रवि का मित्र है। तो वह रवि का मित्र, संकेत किया जा रहा है कि वह रवि का मित्र है, तो ये होगा निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो फिर से कह रहा हूं कि वह गीत गा रहा है, तो यहाँ पर किसी तीसरे की बात की जा रही है, इसीलिए ये क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर सेंटेंस को थोड़ा चेंज कर दे कि वह रवि का मित्र है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि यहाँ पर संकेत करके बताया जा रहा है कि वह क्या है, रवि का मित्र है। ओके, आगे बढ़ते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की तरफ। तो जिन सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ क्या था कि किसी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा था, किसी वस्तु के बारे में बताया जा रहा था, और हाँ उसके बारे में जानकारी भी थी, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता, ठीक है। तो जैसे किसी का पेन नीचे पड़ा है, तो यहाँ पेन तो नीचे पड़ा है लेकिन पता नहीं वो किसका है, इसलिए किसी का पेन नीचे पड़ा। तो यहाँ पर किसी भी एक सर्वनाम है जो कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई गीत गा रहा है, तो यहाँ पर कोई क्या है, पता नहीं है कि नहीं, तो कोई अनिश्चयवाचक हो जाएगा। जिसमें पता हो निश्चयवाचक, जिसमें पता ना हो अनिश्चयवाचक। तो इसमें भी कई सारे शब्द हैं अनिश्चयवाचक में लगने वाले, जैसे कोई, कुछ, किसी, ठीक है। तो ये सब, और निश्चयवाचक में इसे, यह, वह, ये, वे, ये कुछ शब्द हैं जो कि इन दोनों सर्वनाम में प्रयोग किए जाते हैं।
उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक के बीच में अंतर, प्लस अन्य पुरुष सर्वनाम और निश्चयवाचक में अंतर। आगे बढ़ता हूं प्रश्नवाचक सर्वनाम की तरफ। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या घटना के प्रति प्रश्न का संकेत होता है उसे प्रश्नवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको देखना है कि क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर प्रश्न पूछा जा रहा है तो किससे प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसे क्या, क्यों, कैसे, है कि नहीं, किसे। तो ये सब प्रश्न वाले शब्द हैं। तो अगर किसी वाक्य में ये शब्द हैं और वहाँ पर अंत में प्रश्न का चिन्ह लगा हुआ है तो आप समझ जाइए कि प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्न वाला है। और इसमें क्या प्रश्न पूछा गया है और इसमें किन शब्दों द्वारा प्रश्न पूछा गया है, जैसे क्या, कहाँ, कैसे, है कि नहीं। तो यही क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आगे बढ़ता हूँ संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम के द्वारा अन्य उपवाक्य की संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको दो वाक्य देखने को मिलेंगे। ठीक है, और दोनों वाक्य के जो सर्वनाम शब्द है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो यहाँ पर जैसा, जैसा का संबंध किसके साथ है, वैसे के साथ, है कि नहीं। वैसे ही अगला, यह वही लड़की है जिसके बारे में मैंने बताया था। तो यहाँ पर वही लड़की है जिसके बारे में, वही और जिसके के बीच में संबंध है। और भी कई उदाहरण हैं जिसमें आपको बताऊंगा। और भी कई उदाहरण है, जैसे जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। ठीक है, तो जैसा और वैसा, ठीक है, संबंध स्थापित हो रहा है इन दोनों के बीच में। ठीक है, और दोनों वाक्य को जोड़ भी रहे हैं ये। वैसे ही जितना परिश्रम करोगे उतना फल मिलेगा। तो यहाँ पर जितना, उतना, तो ये है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, इनका काम क्या है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ना। और इसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला है निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जो कर्ता के द्वारा स्वयं काम में किए जाने का बोध कराते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह खुद चला गया, बच्चा अपने आप खड़ा हो गया। तो निजवाचक सर्वनाम में होता क्या है कि कर्ता जो काम करता है उसी काम का ही वो बोध कराता है कि उसने वह काम कैसे किया, स्वयं किया, अपने आप किया। तो इस तरह की भावनाएं आपको निजवाचक सर्वनाम में देखने को मिलेगी। इस तरह के शब्द आपको निजवाचक सर्वनाम में देखने को मिलेगी जिसमें कर्ता खुद अपने काम की जानकारी देता है। तो जैसे वह खुद चला गया, तो ठीक है, खुद यानी कि अपने आप चला गया। जो कर्ता है वह जो जा रहा है वो कैसे गया है, वो अपने आप गया है। तो बच्चा अपने आप खड़ा हो गया, तो यहाँ पर बच्चा करता है कि नहीं, तो वो कैसे खड़ा हुआ, अपने आप खड़ा हो गया। वैसे ही और एक सेंटेंस है, मैंने स्वयं अपना कार्य कर लिया, है कि नहीं, स्वयं अपना कार्य कर लिया। तो मैंने अपना जो कार्य था वो अपने आप कर लिया। तो ये निजवाचक शब्द है, निजवाचक सर्वनाम वाले शब्द हैं। खुद, आप, अपने आप, स्वयं। मैं खुद यह काम करूँगा, अपने लिए, ठीक है, अपने लिए प्रयोग हुआ है, खुद यह काम करूँगा। भिखारी अपने आप चला गया। भिखारी जो है, जो जा रहा है, जो चला गया, वो कैसे गया, अपने आप गया। ठीक है, तो ये खुद, आप, अपने आप, स्वयं, ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। और इसमें क्या होता है कि कर्ता के द्वारा स्वयं में किए जाने वाले काम, स्वयं काम किए जाने का बोध होता है। तो यह हमने पढ़ा सर्वनाम और सर्वनाम के इन 6 भेदों को। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आ गई होगी। कोई समस्या हो तो आप उसे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।